नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी SSC पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए हम लोग सन 2021 और 22 में जो पेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक हिस्ट्री का जो सेशन हुआ है जिसमें 2021-22 के प्रश्न जो है डिस्कस किए गए हैं, यदि नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वह हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। यह जो क्रम स्टार्ट हुआ है यह 2022 की चारों शिफ्टों से स्टार्ट हुआ है। 2022 में जो 4 शिफ्ट हुई हैं, मतलब कि 2 दिन एग्ज़ाम हुआ है, वह हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और 2021 का जो 1 दिन एग्ज़ाम हुआ था 2 शिफ्टों में, वह हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत की संघ कार्यकारिणी होती है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होता है। जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वह संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वह राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन वित्त मंत्रालय, डी ऑप्शन रक्षा मंत्रालय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब यदि हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, तो यदि इसकी स्थापना की बात करें तो जिसका गठन जो है 12 अक्टूबर सन 1993 को किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, और सबसे जो मुख्य बात है वह यह कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है जो है कब पारित हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1993 में, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी गठन जो है 1993 में किया गया था। ठीक है, और यदि बात करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं एवं इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संसद को यह पूरा अधिकार होता है कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, मतलब कि उच्च न्यायालय होता है। तो वह किस अधिनियम या किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट की बात की गई है, तो आप सभी को पता होगा जो आर्टिकल होता है वह होता है 214 में हाई कोर्ट की बात की गई है। और सुप्रीम कोर्ट की यदि पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट आता है, बात की गई तो 124 में, 124 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया था, तो आपने पढ़ा कि 214 में। ठीक है, इसी प्रकार से हमने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उसके गठन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है भारतीय संविधान में, तो वह 124 या आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है, कुछ जगह खाली दी गई है, रिक्त स्थान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि किस ऑप्शन में जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। अब यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में। और यदि उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट की बारे में बात करें कि इनको जो है
किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 226। ठीक है, इन आर्टिकल के अंतर्गत 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को और 32 आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। दोस्तों, आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आर्टिकल 32 को और किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी में दिया गया है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी में दिया गया है अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी में दिया गया है अनुच्छेद 27। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। जो अनुच्छेद 29 है, आर्टिकल 29 है, यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है कि यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण करना मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी मतलब कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसके माध्यम से एक जो नया डीपीएसपी जोड़ा गया था, राज्य का जो नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था वह था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन बी और सी और डी में दिए गए हैं, या तीनों ऑप्शन या सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य होता है भारत के आम नागरिक का। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी होता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना यह भी होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं यह भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी को पता होगा यह आर्टिकल 51 के ए में दिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 51 के का में हम बोल सकते हैं, या 51 का ए बोलें या का बोलें, बात एक ही है। इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। यदि हम बात करें कि कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान समय में, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? ए ऑप्शन में दिया गया है सरकार की आलोचना करना, बी ऑप्शन में दिया गया है कर एकत्र करना, सी ऑप्शन में दिया गया है शासन करना और डी ऑप्शन में दिया गया है कानून बनाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आर्टिकल 245 है इसके अनुसार संसद का जो कार्य होता है वह होता है कानून बनाना। आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए, सीधा यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है, तो आप सभी को क्या करना है, जो मुख्य आर्टिकल है, मेन आर्टिकल है, उन सबको जो है याद कर लेना है। आपको इस चैनल पे पॉलिटी के अंतर्गत जो चैप्टर वाइज जो पेट का सिलेबस है उसके सिलेबस वाइज जो है चैप्टर यहाँ पर थ्योरी यहाँ पर 1 लाइनर आपको कराई जाएगी। उसी में आपका एक चैप्टर आएगा आर्टिकल, तो आपको जो मुख्य आर्टिकल हैं वहाँ पर जो है रिवाइज करा दिए जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के भारतीय संविधान के लिए, देखिए डीपीएसपी से फिर से एक प्रश्न आ गया है, तो इसलिए आपको पॉलिटी में डीपीएसपी अच्छे से पढ़ लेना है चैप्टर। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ठीक है, जो प्रश्न कहा गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस संविधान से लिए गए हैं? सीधा प्रश्न यह बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी जो है लिए गए हैं भारत के संविधान में। दोस्तों, इसी प्रकार से जैसा कि संगठनात्मक विशेषता है तो वह किससे ली गई है? आप सभी को पता होगा, कनाडा से। ठीक है, इसी प्रकार से मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आप सभी को पता होंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है, तो इसमें जो अधिकार शामिल है जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं वह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब कि वाक मतलब बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं। यदि ना पता हो तो हम बता रहे हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है,
आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ए ऑप्शन में दिया गया है विधानमंडल, बी ऑप्शन जनता, सी ऑप्शन न्यायपालिका और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो संसदीय प्रणाली है इसमें कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधानमंडल के, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है वह है द्विस्तरीय सरकार। देखिए भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है भैया, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन जो गलत है, विशेषता नहीं है हमारे भारतीय संविधान की, वह है द्विस्तरीय सरकार। यह है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें बताना है कि कितने स्तर हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है 1 स्तर, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 4 स्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर पंचायती राज व्यवस्था होते हैं। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे कि पहला स्तर जो होता है वह होता है, आप सभी जानते होंगे, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद जो मध्य स्तर बोला जाता है या दूसरे नंबर का स्तर होता है वह होता है क्षेत्र पंचायत। और लास्ट और थर्ड जो स्तर होता है वह होता है पंचायती राज व्यवस्था का जिला पंचायत। तो आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है, 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। अब देखिए इसमें जो अपने संविधान में भाग हैं या पार्ट हैं उनसे भी प्रश्न सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको आर्टिकल हुए, भाग हुए, अनुसूचियाँ हुई, यह सब तो याद करनी ही करनी है, ठीक है। इनसे आप दूर नहीं भाग सकते क्योंकि इनसे डायरेक्ट कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भाग 4 का या पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए जैसा कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अभी आर्टिकल बताया था कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य और कितने होते हैं मौलिक कर्तव्य, यह भी बताया गया था। तो जो आर्टिकल बताया गया था वह आपको पता होगा 51 के ए में या 51 के का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट की भी बात हो गई कि किस पार्ट में है, तो वह भाग 4 का या भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भाग 3 में या पार्ट 3 में क्या है, वह है मौलिक अधिकार। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार पहले आते हैं, ठीक है। आपका अधिकार पहले है, कर्तव्य बाद में, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यदि अधिकार पहले है तो 3 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। तो मौलिक अधिकार किस में है? पार्ट 3 में, और कर्तव्य पार्ट 4A में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। ए ऑप्शन में दिया गया है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, बी ऑप्शन में दिया गया है संसद का संविधान, सी ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन में दिया गया है संघ की राजभाषा। तो अनुच्छेद 343 या आर्टिकल 343 जो है वह संघ की राजभाषा के से संबंधित आर्टिकल है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे संघ की राजभाषा है वह हिंदी है और लिपि देवनागरी है। यह भी आर्टिकल 343(1) में दिया गया है। क्या दिया गया है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संघ की राजभाषा है वह हिंदी और लिपि देवनागरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। देखिए लगातार कंटिन्यू अनुच्छेद आपको हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आपको अनुच्छेद याद करना है, मैं इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ। तो बताना है कि धन विधेयक किस आर्टिकल में दिया गया है अपने संविधान में, तो वह दिया गया है आर्टिकल 110 में। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है, ठीक है। यह धन विधेयक की परिभाषा उल्लिखित है, ठीक है। देखिए दोस्तों कि यह कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है अंतिम निर्णय कौन करता है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह ही जो है या
जो है निर्णय लेता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह है, फिर आगे दिया गया है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों द्वारा निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ए ऑप्शन में दिया गया है गांधीवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन में राज्य नीति के सिद्धांत, सी ऑप्शन में मौलिक अधिकार और डी ऑप्शन में समाजवाद। तो दोस्तों जो राज्य के बारे में यदि बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा, राज्य की जो नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए वे हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या DPSP। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं वह भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, तो वह हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। मतलब कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश है वह किस आयु में या किस एज में सेवानिवृत्त हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 65 वर्ष की आयु है यह न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु रखी गई है अपने संविधान में। ठीक है, यह तो बात होती है सर्वोच्च न्यायालय की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, यह बात होती है सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। यदि बात की जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है, आप सभी को ध्यान रखना है, 62 ईयर या 62 वर्ष। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी ध्यान रखिएगा 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु, और जो हाई कोर्ट यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट की जो सही आयु होती है वह होती है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। ए ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन संघ सूची में, सी ऑप्शन समवर्ती सूची में और डी ऑप्शन राज्य सूची में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है, वह है राज्य सूची में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची। ठीक है, अब दोस्तों सूची के बारे में यदि हम बात करें तो अपने संविधान में 3 प्रकार की अनुसूची हैं, एक समवर्ती सूची, दूसरी संघ सूची, तीसरी राज्य सूची। तो राज्य सूची की यदि बात हो रही है यहाँ पर, तो आप सभी को ध्यान रखना है राज्य सूची में यदि टोटल सब्जेक्ट पूछे जाएं या विषय पूछे जाएं तो ध्यान रखिएगा 59 विषय शामिल किए गए हैं राज्य सूची में। इनमें से जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपके प्रश्न में दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मछली पालन, सिंचाई, एग्रीकल्चर और जो रोड है या सड़क और फॉरेस्ट मतलब कि वन आदि यह सभी राज्य सूची के विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राज्य के निदेशक तत्व हैं या DPSP हैं, इसी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, और यदि बात करें कि आर्टिकल किस आर्टिकल में रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था की बात किस आर्टिकल या अनुच्छेद में की गई है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में दिया गया है BN राव, बी ऑप्शन में BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन में महात्मा गांधी और डी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा में वह किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें कि इन्होंने कब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया या रखा, तो ध्यान रखिएगा वह डेट थी 13 दिसंबर और सन था 1946, 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1946 को यह संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा गया और यह पारित कब हुआ था, 1947 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, यदि बात करें आर्टिकल 24 की, तो आर्टिकल 24 में बात की गई है कि कारखानों आदि में
बालकों के नियोजनों का प्रतिषेध करता। ठीक है, मतलब कि जो बालक हैं वह किसी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल जो 21 दिया गया है डी ऑप्शन में, अनुच्छेद जो 21 दिया गया है, इसमें बात होती है कि व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो आप सभी जानते होंगे जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। और मैंने बताया था पिछले प्रश्न में कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आप सभी को पता होगा, जैसा कि बताया गया है कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है यह भी जानना जरूरी है। तो इसमें जो सही प्रश्न, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार के बारे में बात की गई है और शिक्षा का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में क्या नहीं है सम्मिलित वह बताना है। देखिए, जो ऑप्शन बी में जेल दिया गया है यह राज्य सूची का ही विषय है। और पुलिस, जैसा कि हमने बात की थी पिछले प्रश्न में, बताया था कि राज्य सूची के मुख्य विषय, तो उसमें पुलिस था, जेल भी था और कानून और व्यवस्था भी था। लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है यह राज्य सूची का विषय नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। दंड प्रक्रिया संहिता यदि राज्य सूची का विषय नहीं है तो फिर किस सूची का विषय होगा, तो यह भी जानना जरूरी है। तो दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, ना कि राज्य सूची का। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन में दिया गया है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो या तो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है और संविधान की ही सर्वोच्चता है। शक्तियों का वितरण बी ऑप्शन में दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि शक्तियों का वितरण किया गया है। और डी ऑप्शन में जो दिया गया है अर्धसंघीय संरचना, तो बिल्कुल यह भी सही है ऑप्शन। भारतीय संविधान की यह मुख्य विशेषता है कि इसकी संरचना अर्धसंघीय है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यही जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। देखिए, मैंने पिछले प्रश्न में ही इसका जो है एक्सप्लेनेशन किया था। उसमें बताया था कि जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनका विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है। वही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर भी आ गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 40 में, मतलब अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करना इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल 40, मतलब कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। बलवंत राय मेहता समिति जो थी, कमेटी थी, इसी ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों में बांटने को इसने बताया था, जो कि लागू भी हुआ था। दोस्तों, वह 3 स्तर कौन होंगे? तो पहला स्तर, जैसा कि हमने बताया था कि 3 स्तर में पहला होगा ग्राम स्तर, सेकंड आएगा आपका ब्लॉक स्तर और थर्ड आएगा आपका जिला स्तर। ठीक है, तो ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया और जिला हो गया। 3 स्तर जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है, तो इनमें से बताना है कि आर्थिक न्याय हमें कौन प्रदान करता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं या कर्तव्य होते हैं वह भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, या पॉलिटी से संबंधित 2022 और 2021 में पूछे गए जितने भी प्रश्न थे पेट में जो पूछे गए प्रश्न थे वह सभी आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं और विद एक्सप्लेनेशन। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, आपको पसंद आई हो, तो आप
इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।